सर, सबसे पहले आपको दीपावली की हार्दिक हार्दिक बधाई। देवभूमि की पूरी टीम के ओर से और गिरिडीह जनता की ओर से आपको दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। सुदीप कुमार सोनू झामुमो के वरिष्ठ एवं गिरिडीह के विधायक हैं। सदन के अंदर एवं सदन के बाहर दोनों जगह पर जनता की आवाज़ को मजबूती से उठाते हैं। दूसरी बात, विधानसभा में पहुंचने के लिए विधायक सुदीप कुमार सोनू जनता की अदालत में हाजिर हैं। देवभूमि झारखंड न्यूज गिरिडीह के कार्यालय में विधायक सुदीप कुमार सोनू जी का बहुत बहुत स्वागत है सर। तो धन्यवाद। आपके माध्यम से आपके दर्शकों का अभिनंदन। दीपावली के मौके पर बहुत सारी मंगल कामनाएं आपको और आपकी पूरी टीम को और आपके दर्शकों को। तो आइए आज हम उनसे कुछ विशेष बातचीत करते हैं। सर, देवभूमि न्यूज चैनल के माध्यम से आप गिरिडीह जनता की अदालत में हाजिर हैं। विधायक के रूप में आपने ऐसा क्या किया है जिससे गिरिडीह की जनता फिर से आपको अपना आशीर्वाद दे? उनमें से कुछ 5 महत्वपूर्ण कार्यों को आप वर्णन करें। देखिए, 2019 में गिरिडीह की जनता ने कोरे कागज के तौर पर मुझको विधायक बनाया था। हमारे जो भी विपक्षी हैं, शाहबादी जी 2 टर्म के विधायक रह चुके थे। लोगों ने विधायक का उनका कार्यकाल देखा था और मेरा तो कोई कार्यकाल ही नहीं था, लेकिन कोरे कागज के तौर पर उन लोगों ने उम्मीद संभावनाओं पर मुझको जीत दिलाई। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि मैंने बड़ी संजीदगी और बड़ी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों को निर्वहन का प्रयास किया और दूरगामी प्रभाव वाली उन योजनाओं के ओर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया बनिस्पत तात्कालिक योजनाओं की। पूर्व के मेरे अनुभव यह कहते थे कि विधायक जी लोग पीसीसी बनाने, नाली बनाने और छोटी मोटे कामों में अपनी ऊर्जा व्यय करते थे। वो तो माननीय विधायकों को सरकार की तरफ से कोटा हासिल होता है जिसका काम करना ही था। तो मैंने दूरगामी परिणाम शिक्षा के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, आवागमन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में काम करने का प्रयास किया। सबसे पहले अगर शिक्षा की बात मैं करता हूँ तो मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने पहले बात शुरुआत की। हेमंत सोरेन जी का सपना था कि 81 विधानसभा के इस प्रदेश में 81 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हो, यानी वैसे 81 सरकारी स्कूल जहाँ सीबीएसई के माध्यम से पढ़ाई होती हो और उन सीबीएसई के माध्यम के स्कूलों का स्तर जो हो वो पब्लिक स्कूलों के समकक्ष हो। तो प्रत्येक विधानसभा को एक मिलना था, लेकिन मेरा प्रयास ये रहा है कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में 3 स्कूल लेकर आया। आरके महिला, माफ कीजिएगा, सर जेसी बोस के बाद कस्तूरबा गांधी, उसके अलावा पचम्बा हाई स्कूल। ये 3 स्कूल सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा पाए। भवन में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हुआ, डेस्क बेंच से लेकर सारी चीज़ें रेनोवेट हुई, स्मार्ट क्लासेस लगी, लैंग्वेज लाइब्रेरी लगी, सारा कुछ हुआ। आप सर जेसी बोस स्कूल चले जाएंगे तो शायद आप ये कल्पना नहीं कर पाएंगे कि सरकारी विद्यालय के आधारभूत संरचनाएं पब्लिक स्कूलों से बेहतर है, रिजल्ट पब्लिक स्कूलों से बेहतर है। और क्लास में घुसकर जब आप बच्चियों को पूछेंगे कि पहले तुम कहाँ पढ़ती थी, तो आधी से ज़्यादा बच्चियाँ पब्लिक स्कूलों का नाम लेंगी जहाँ वो पढ़ती थी। और राज्य सरकार ने महज 3 रुपया प्रतिदिन की फीस पर उनको स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया। तो हमने 3 स्कूलों को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नामित कराया। बन गई बिल्डिंग, सारा काम चालू है। शिक्षकों का पदस्थापन पूरे जिले से छांट कर जो अपनी विधा में, अपने क्षेत्र में अच्छे शिक्षक थे उनका पदस्थापन कराया। जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ तो 130 बच्चों के विरुद्ध करीब 1200 बच्चों ने नामांकन के लिए आवेदन किया। उसमें कंपटीशन के माध्यम से हम लोगों ने मेधावी छात्रों का चयन करके वहाँ डाला। ये स्कूली शिक्षा का मसला था। आरके महिला हमारा एकमात्र महिला महाविद्यालय था जिसमें कि बच्चियाँ पढ़ती थी और बड़ी संख्या है, लगभग 6000 से ज़्यादा बच्चियाँ हैं। लेकिन जिस समय इस कॉलेज की स्थापना हुई थी उस समय गिरिडीह की आबादी 30,000 थी। आज गिरिडीह की आबादी 3 लाख के आसपास है शहरी क्षेत्र की। तो जाहिर तौर पर कॉलेज पर बड़ा दबाव था, बच्चियों का नामांकन हो जाता था, क्लासेस नहीं हो पाती थी। तो
इसकी पूर्व प्रिंसिपल गीता डे बड़ी रचनात्मक महिला हैं, कंस्ट्रक्टिव लेडी हैं। उन्होंने मुझको अप्रोच किया और अभी के वर्तमान प्रिंसिपल जो मधुश्री मैम हैं, इन लोगों ने अप्रोच किया कि इंडियन ISI इंडियन इंस्टीट्यूटिकल इंस्टीट्यूट की 1.03 एकड़ ज़मीन उसके बगल में है, अगर वो दे दे तो कॉलेज का कल्याण हो सकता है। हम लोगों ने पत्राचार किया, माननीय मुख्यमंत्री से DO भी लिखवाया साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली को, लेकिन फलाफल कोई नहीं निकला। उसके उपरांत हम लोगों ने जोगीटाना में 20 एकड़ भूमि RK महिला के विस्तारित कैंपस के लिए हम लोगों ने अंतर्विभागीय हस्तांतरण कराकर दे दिया। वहाँ बाउंड्री का टेंडर हो चुका है, बाउंड्री का हमने शिलान्यास कर दिया है। भविष्य की मेरी योजना वहाँ पर RK महिला के विस्तारित कैंपस में कॉलेज को ले जाने की है। एक ही परिसर में प्रिंसिपल के आवास से लेकर, कार्यालय से लेकर, बच्चियों के खेलने के मैदान से लेकर, ऑडिटोरियम से लेकर बिल्डिंग सारा कुछ करने का है। और साथ में मेरी एक दबी हुई बड़ी इच्छा भी है, जो गिरिडीह की जनता का अगर आशीर्वाद मिला तो निश्चित रूप से करने का प्रयास भी होगा। मैं झारखंड की पहली वुमेन यूनिवर्सिटी खोलना चाहता हूँ जी। और मेरा सपना है कि दूसरा कार्यकाल अगर मिला तो पूरी ताकत से मैं इस बात के लिए लगूंगा कि वही जोगीटाना में RK महिला कॉलेज के विस्तारित कैंपस में हम झारखंड की पहली वुमेन यूनिवर्सिटी गिरिडीह ला पाएँ। सर गिरिडीह मुफस्सिल थाना के ठीक सामने हमने जगह प्रदान कराई है, जहाँ बाउंड्री का शिलान्यास भी कर दिया, बाउंड्री का काम भी चालू हो जाएगा। तीसरी बात पर हम आए, यूनिवर्सिटी के मामले बड़े पेचीदा थे। गिरिडीह कॉलेज के शुरुआती दिनों में जब हम जाते थे तो शिक्षक और शिक्षकेतर करता गिरिडीह और कोडरमा को जिला को मिलाकर सर JC बोस यूनिवर्सिटी अस्तित्व में आ चुका है, जिसका शिलान्यास हमने और प्रेरणा मैडम ने दोनों ने मिलकर किया। उसी के बगल में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का भी शिलान्यास हम लोगों ने किया। और मैं फिर याद दिला दूँ आपको, ये दोनों ही चीज़ें, यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकारी है, निजी नहीं है। इसलिए कि सरकारी कॉलेजों में गरीब के बच्चे भी पढ़ सकेंगे, निजी विश्वविद्यालयों में, निजी कॉलेजों में गरीब के बच्चों को पढ़ने का साधन नहीं होता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमने बड़ी ठोस और दूरगामी महत्व की योजनाओं के निर्माण पर ध्यान दिया और मुझको लगता है कि गिरिडीह के आने वाले दिनों में शिक्षा के स्तर में इसमें गुणात्मक परिवर्तन आएगा और शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो जीवन का स्तर भी बढ़ेगा। दूसरी बात मैं कहूँ, जो यातायात के साधनों की बड़ी अनुपलब्धता थी या बड़ी परेशानी थी गिरिडीह शहर में, या गिरिडीह विधानसभा की बात अगर मैं करता हूं तो मैडम 4 मुख्य रूप से विभाग हैं जो सड़कों के निर्माण में हैं। जो राज्य सरकार का एक विभाग है RWD, रोड वर्क्स डिवीजन, ग्रामीण कार्य विभाग, रूरल वर्क्स डिवीजन। रूरल वर्क्स डिवीजन के माध्यम से 100 से ज़्यादा सड़कें हमने गिरिडीह प्रखंड और पेटवा प्रखंड में बनाई। इसके बाद दूसरा हमारा विभाग है RCD, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, राज्य का है। इससे हमने PWD की बहुत सारी सड़कें बनाई। जैसे बड़ी सड़कों में आप अगर बात करें तो बरवाडी फाटक से खंडिया साइडिंग होते हुए CCL DAV होते हुए मुफस्सिल थाने तक CCL की सड़क बनी, जो 75 वर्षों के बाद बनी। RCD की एक सड़क अभी निर्माण कार्य चालू है, नटराज चौक से लेकर पचम्बा तक 4 लेन सड़क बन रही है, जिस पर अत्यधिक दबाव है ट्रैफिक का। सारे नर्सिंग होम, सारे निजी विद्यालय उसी रास्ते में हैं, बच्चों के आने जाने में बड़ी परेशानी होती है। 4 लेन हो जाने से ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसी तरीके से भारत सरकार के द्वारा NH के द्वारा हाफ सर्किल रिंग रोड बनाया जा रहा था। गिरिडीह डुमरी पथ के जोरा पहरी से तेलोडी के पीछे से होते हुए महुआर तक, गिरिडीह बेंगाबाद पथ के महुआर तक आधा सर्किल हमारा बच जा रहा था। तो हमें ये लगा कि रिंग रोड की अवधारणा में आधा सर्किल अगर बनता और आधा बच जाता तो शहर का अपेक्षाकृत विकास नहीं हो पाएगा। शहर का विकास जहाँ सड़क होती है उधर ही होता है। तो फिर हमने इस संबंध में अपने माननीय मुख्यमंत्री से बात की, चूँकि RCD के मिनिस्टर वही हैं। अंततः एक बाईपास की स्वीकृति मुझको 1.5 महीने पहले मिली। यह सड़क गिरिडीह डुमरी पथ के जोरापहरी से शुरू होकर गिरिडीह टुंडी रोड के चतरों तक और चतरों से आगे बढ़ते हुए गिरिडीह बेंगाबाद रोड के महुआर में उसी पॉइंट पर जाके मिलेगी जहां पर नेशनल हाईवे का वो बाईपास आ रहा है। तो इस तरीके से एक सर्किल पूरा हो जाएगा। गिरिडीह शहर जब एक सर्किल के अधीन आ जाएगा तब इस शहर का समुचित विकास चारों तरफ होगा। और मैं आपको बताऊं कि ये जो बाईपास जिसका जिक्र भी हमने किया है, ये 26.74 किलोमीटर का बाईपास है और सरकार ने इसके लिए 582 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। तो ये
दूरगामी प्रभाव के काम हैं जिनका असर गिरिडीह के विकास पर पड़ेगा, एक स्तरीय टाउन के तौर पर पड़ेगा। अलावे मैं ये मानता हूँ कि पूरे देश में 7 शहरों को सोलर सिटी के तौर पर चयनित किया गया था, जिसमें हम सौभाग्यशाली हैं कि गिरिडीह भी एक है। और मैं इस बात के लिए और सौभाग्यशाली हूँ कि बाकी 6 शहरों में सोलर सिटी में काम चालू नहीं हो पाया, लेकिन गिरिडीह वो पहली ऐसी जगह है जहाँ पर 12,000 से अधिक सोलर प्लांट्स का हम लोग सोलर लाइट्स का अधिष्ठापन कर चुके हैं। 6 मेगावाट से अधिक रूफटॉप सोलर सिस्टम घरों पर हम लगा चुके हैं और ये काम अनवरत जारी है। तो कहने का मतलब ये है कि सोलर सिटी के माध्यम से गिरिडीह के शहर से ऊर्जा की ज़रूरतों को हम लोगों ने एक रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से पूरा करने का प्रयास किया और सरकार ने गिरिडीह को 350 करोड़ से ज़्यादा इस योजना में सौगात दी है। अब आप बोलेंगे पीरटांड बेड़ा एक सुदूरवर्ती बड़ा पिछड़ा प्रखंड रहा है। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद इस उपेक्षित प्रखंड में सड़कें तो हमने बनाई ही, लेकिन पलायन भी उस क्षेत्र की बड़ी समस्या थी। पलायन को रोकने के लिए हमने 639 करोड़ की एक पीरटांड बेड़ा लिफ्ट परियोजना की परिकल्पना की, जिसका शिलान्यास हो चुका है, काम चालू है। इस परियोजना के बुलेट्स ये हैं मैम कि 165 गांवों तक के खेतों तक पानी पहुंचेगा। 116 एक हेक्टेयर के तालाब नए तालाब का निर्माण होगा और मुझको लगता है कि रोजगार की ये साधन कहीं न कहीं पीरटांड के पलायन को रोकेंगे, लोगों को घरों में काम मिलेगा। हमारे नेता दिशोम गुरु सिंह सोरेन ये कहते थे कि खेत तक पानी पहुंचा दो, हर हाथ को काम मिल जाएगा। तो हम लोगों ने उसी अवधारणा में काम किया। गिरिडीह में एकमात्र भारत सरकार का उपक्रम CCL की 2 खदानें हैं। एक कबरीबाद जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में आता है, 4 वर्षों से बंद पड़ा था। उस कोयलरी को हमने लगकर चालू कराया। आज वहाँ उत्पादन भी चालू है, डिस्पैच भी चालू है और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। एक और उनकी कोयलरी है ओपन कास्ट जो गांधी विधानसभा क्षेत्र में आता है, उसमें भी हम लोग लगे हुए हैं। दिसंबर माह तक उसका भी उद्घाटन हो जाएगा। तो कुल मिला कर बड़ी योजनाओं, बड़ी चीज़ों का जिक्र हमने किया। एक डेयरी प्लांट लगभग 70 एकड़ का जोगीटाड़ के बगल में हमने बनवाने का काम शुरू कराया है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बड़ी संजीदगी से हमने अपने विधायी कार्यकाल में जनता का काम करने का प्रयास किया, जनता के समस्याओं पर त्वरित समाधान का प्रयास किया। सुबह में मेरे घर पर काम कराने आने वाले लोगों में आधे से ज़्यादा लोग तो अक्सर बाहर के जिलों से होते हैं, बाहर के विधानसभा के होते हैं, लेकिन मैंने सबका काम किया। तो मुझको लगता है कि जनता यदि निष्पक्ष मूल्यांकन करेगी तो शाहबादी जी के 10 साल बनाम मेरे 5 साल में उसका मूल्यांकन मेरे पक्ष में होगा और जनता जनार्दन है, उसका जनादेश से उधार्य है। हम भी उसकी अदालत में अर्जी लगा रहे हैं और मुझको उम्मीद है कि जनता मेरे पक्ष में फैसला करेगी। जी। भाजपा आपकी सरकार में भ्रष्टाचार एवं बांग्लादेशी घुसपैठियों की मुद्दा को उठाकर झामुमो को घेर रही है। सर, इस पर आप क्या अपनी राय देंगे? देखिए, ऐसा है ना कि 2019 के बाद से भारतीय जनता पार्टी को जनादेश विपक्ष में बैठकर एक धारदार विपक्ष की भूमिका निभाने का मिला था। लेकिन बड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाली स्थिति ये रही कि भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की धारदार भूमिका को छोड़कर